कड़ाके की ठंड में भी जंगल जल सकते हैं। उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है। उत्तराखंड की पहाड़ियां आग की लपटों में क्यों धधक रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कड़ाके की ठंड में भी जंगल जल सकते हैं? जब पूरा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है, जब लोग रजाई में दुबके हुए हैं, तब उत्तराखंड की पहाड़ियां आग की लपटों में क्यों धधक रही हैं? क्या ये एक सामान्य स्थिति है? क्या पहले भी ऐसा होता था या फिर कुछ गड़बड़ हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जहां बर्फ गिरनी चाहिए वहां आग क्यों लगी है? जनवरी का महीना है, सर्दियों का पीक सीजन। इस समय तो उत्तराखंड की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी होनी चाहिए, लेकिन इस बार बर्फ की जगह आग की लपटें दिख रही हैं। और ये सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी दिख रही हैं। यूरोप का सेंटिनल-2 सैटेलाइट जो लगातार हमारी धरती पर नजर रखता है, उसने 9 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की तस्वीरें भेजी हैं। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि जनवरी 2026 में भी ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के कई हिस्से अब भी धू धू कर जल रहे हैं। तो आखिर उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सर्दियों के मौसम में देवभूमि के जंगल सुलग रहे हैं? क्या ये प्राकृतिक है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? क्या इसके पीछे जलवायु परिवर्तन का हाथ है या फिर ये इंसानी लापरवाही का नतीजा है? 9 जनवरी 2026 की सुबह जब औली वायरलेस स्टेशन पर तैनात कर्मियों ने अलकनंदा नदी के पास गोविंद घाट के सामने जंगल में धुआं उठते देखा, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आग इतनी भीषण होगी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के सैटेलाइट अलर्ट ने भी इसी दिन चेतावनी दी। चमोली के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के वैली ऑफ फ्लावर्स में लगी यह आग लगातार 6 दिनों तक धधकती रही। करीब 15 हेक्टेयर जंगल इस आग की चपेट में आ गया। यह इलाका 3500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। वन विभाग की टीमों ने कई बार आग की मुख्य जगह तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सीधी चट्टानें, खड़ी चढ़ाई और लगातार गिरते पत्थरों की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। फिर भारतीय वायुसेना को बुलाना पड़ा। 14 जनवरी को फायर फाइटिंग मोड में Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को जोशीमठ में तैनात किया गया। हालांकि खराब मौसम की वजह से शुरुआत में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं हो पाया, लेकिन बाद में हवाई सर्वेक्षण किया गया और स्थिति को समझने की कोशिश की गई। 15 जनवरी को वन अधिकारियों ने बताया कि आग काबू में आ गई है। 13 सदस्यों की एक टीम लक्ष्मण गंगा नदी को पार करके भ्युंडार 2 बीट तक पहुंची। उन्होंने पाया कि आग पहाड़ी से नीचे की तरफ खिसकी थी और अब सिर्फ पुराने गिरे हुए पेड़ों में सुलग रही है, जिसकी वजह से धुआं उठ रहा है। अभी ये जंगल में लगी थी, ये पॉलिटेक्निक के पास धर्मपुर लॉज के जंगल में आग लगी हुई थी। हमें सूचना प्राप्त हुई तो हम यहाँ पहुँच के काफ़ी क्षेत्र हो गया था लगभग आग ना, काफ़ी जल रही थी। हमने आके एक हौजरी से और पानी डाल के आग को बुझाया और फॉरेस्ट की भी मदद ली गई, उनको द्वारा भी पीट पाट कर बुझाने में सहयोग किया गया। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर 2025 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक उत्तराखंड के लिए 1600 से ज्यादा विंटर फायर अलर्ट जारी किए, पूरे देश में सबसे ज्यादा। सिर्फ दिसंबर 2025 में ही उत्तराखंड को 1153 अलर्ट मिले। इसकी तुलना पहले से करें तो 2024 में 386, 2023 में 773 और 2022 में 626 अलर्ट आए थे। यानी पिछले 3 सालों में दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा अलर्ट 2025 में आए। और देखिए 2026 के पहले हफ्ते में ही 148 अलर्ट आ चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी समय एक भी अलर्ट नहीं था। हालांकि वन विभाग के डेटा के मुताबिक जब जमीन पर इन अलर्ट की पुष्टि की गई तो नवंबर 2025 से अब तक कुल 1374 अलर्ट में सिर्फ 86 असली आग की घटनाएं थी। इस साल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उत्तराखंड में बर्फबारी लगभग ना के बराबर हुई है। करीब 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि पहाड़ों पर कोई स्नो कवर नहीं दिखा। बारिश भी बहुत कम हुई। सर्दियों में जो नमी बनी रहनी चाहिए वो नहीं बनी। इससे जंगल बिल्कुल सूख गए। देहरादून के मौसम विभाग के मुताबिक 1980 से 2020 के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में कमी आई है।
जो हिमालय में सर्दियों की बारिश और बर्फ लाते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पहले दिसंबर के अंत में जो बर्फबारी होती थी वो फरवरी में होती है। ये 30 से 40 दिनों की देरी, कम सक्रिय सिस्टम साथ मिलकर बर्फबारी में अनुमानित 70% की कमी का कारण बन गए हैं। बर्फ आमतौर पर जंगलों को नम रखती है और कम दहनशील बनाती है, लेकिन इस साल बर्फ की गैर मौजूदगी ने सूखी घास और पत्तियों को बहुत ज्वलनशील बना दिया। पहाड़ी इलाकों में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग का कारण बन सकती है। उत्तराखंड में चीड़ के जंगल बहुत ज्यादा हैं और यही सबसे बड़ी समस्या है। चीड़ के पत्ते बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। इनमें रेजिन होता है जो एक तरह का तेल है। जब ये पत्ते सूख जाते हैं तो बारूद की तरह काम करते हैं। वैज्ञानिकों ने 2002 से 2020 तक करीब 18-19 साल उत्तराखंड के जंगलों का डेटा देखा। उन्होंने सैटेलाइट की मदद से समझने की कोशिश की कि आखिर जंगल में आग क्यों और कहां ज्यादा लगती है। तो उन्हें 3 चीजें मिली जो आग लगाने में सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। पहली बात, गर्मी से पहले का मौसम कितना गर्म रहा, यानी मार्च से लेकर मई जून तक जो मौसम होता है, अगर वो बहुत गर्म रहता तो जंगल सूख जाते हैं। सूखे जंगल में आग आसानी से लग जाती है। दूसरी बात, चीड़ के पेड़ कितने हैं। जिस इलाके में चीड़ के जंगल ज्यादा है वहां आग लगने की संभावना ज्यादा है। चीड़ के पत्तों की मोटी परत जमीन पर बिछी रहती है। एक छोटी सी आग इन पत्तों के जरिए तेजी से पूरे जंगल में फैल जाती है। तीसरी चीज, गर्मी और सर्दी में बारिश कितनी। अगर बारिश कम हुई तो जंगल में नमी नहीं रहेगी, नमी नहीं तो पत्ते घास सूख जाएंगे। सूखे पत्ते और घास माचिस की तीली की तरह हैं। जब इनको मिलाकर देखा तो 56% तक अंदाजा लगाया गया कि किस इलाके में कितनी आग लगेगी। अब एक दिलचस्प बात, चीड़ के पेड़ों की छाल मोटी होती है, इसलिए ज्यादातर परिपक्व पेड़ कई बार जलने के बाद भी बच जाते हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के दौरान पेड़ों के तने को काटकर उनके छल्ले देखे। हर साल पेड़ में एक नया छल्ला बनता है। अगर उस साल आग लगी होती है तो पेड़ के छल्ले पर निशान आ जाता है, जैसे किसी के जल जाने पर निशान पड़ता है ना, वैसा। इन निशानों को गिनकर वैज्ञानिकों ने पाया कि चीड़ के जंगलों में आग बहुत बार लगती है। हर 6 साल से भी कम समय में एक बार आग जरूर लग जाती है। यानी अगर 2020 में आग लगी तो 2025 या 26 तक फिर से आग लग सकती है। लेकिन ये आग ज्यादा खतरनाक नहीं होती। मतलब ये कि आग सिर्फ जमीन पर पड़े सूखे पत्तों और झाड़ियों को जलाती है। बड़े पेड़ों को ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया चीड़ के पेड़ों की छाल मोटी होती है, इसलिए वो बच जाते हैं। पर छोटे पौधे, घास फूस और जमीन पर जो भी है वो जल जाता है। एक स्टडी में पाया गया कि ये आग एक खास समय पर लगती है। पेड़ के छल्लों में जो निशान मिले वो उस हिस्से में थे जो साल की शुरुआत में बनता है। इसका मतलब है कि आग मार्च से लेकर मई जून तक लगती है, यानी फायर सीजन में। ठीक वही समय जब गर्मी तेज होती है और जंगल सूख जाते हैं। अब उस सैटेलाइट की बात करते हैं जिससे ये आग पकड़ में आई। यूरोप का कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन एक शानदार तकनीक है। इसे शुरू हुए 10 साल हो चुके हैं। सेंटिनल-2 2015 से अंतरिक्ष में है और लगातार धरती की तस्वीरें भेज रहा है। ये सैटेलाइट जंगलों, समुद्र के किनारों, खेतों और पर्यावरण में हो रहे बदलावों को ट्रैक करता है। इसकी मदद से खेती, वन प्रबंधन और पानी के प्रबंधन में बहुत मदद मिलती है। इसमें 13 बैंड मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट कैमरा लगा है जो 290 किलोमीटर चौड़े इलाके की तस्वीर एक साथ खींच सकता है। आसान भाषा में कहें तो इसे वही रंग नहीं देखता जो हमारी आंखें देखती हैं, बल्कि सूरज की उन किरणों को भी पकड़ता है जो हमें नहीं दिखती। जब सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती है तो अलग अलग चीजें अलग तरह से उसे रिफ्लेक्ट करती हैं। हरे पेड़ अलग तरह से, सूखे पेड़ अलग तरह से, जलती हुई आग अलग तरह से। 9 दिसंबर 2025 को जब सेंटिनल-2 ने उत्तराखंड के ऊपर से गुजरते हुए तस्वीर ली तो उसने चीड़ के जंगलों में लगी आग को साफ साफ देख लिया। वो इलाका जो जल रहा था उसका तापमान ज्यादा था और वो अलग सिग्नल दे रहा था। सबसे बड़ी बात, ये कुछ दिनों में वापस आता है। अगर 9 दिसंबर को तस्वीर ली तो 14-15 दिसंबर को फिर से वही जगह की तस्वीर लेगा। इससे वन विभाग को पता चल जाता है कि आग फैल रही है या काबू में आ रही है। कितना नया इलाका जला, कितना बच गया, सब कुछ नजर आ जाता है। इसी तकनीक से पता चला कि चीड़ के जंगलों में आग सबसे ज्यादा है। सैटेलाइट डेटा और जमीनी रिसर्च मिलाकर वैज्ञानिकों ने समझा कि जहां चीड़ के पेड़ ज्यादा हैं, वहां आग के अलर्ट भी ज्यादा आ रहे हैं। सवाल है कि आखिर ठंड में जंगल में आग क्यों लग रही है? तो जैसा मैंने आपको बताया, पहली वजह तो मौसम का खेल है, दूसरी चीड़ के पेड़, लेकिन इनके अलावा एक बहुत बड़ी वजह है और वजह है हम और आप।
और हमारी गलतियां। कुछ लोग खेतों में फसल की बची हुई पराली जला देते हैं, कभी कभी ये आग जंगल तक पहुंच जाती है। कुछ लोग चीड़ के पत्तों को भी जला देते हैं क्योंकि ये खेती में परेशानी पैदा करते हैं और यही आग काबू से बाहर हो सकती है। जो लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं वो भी कभी कभी लापरवाही कर देते हैं। कैंपिंग करते समय आग जलाई, फिर ठीक से बुझाए बिना चले गए। सिगरेट का टुकड़ा यूं ही फेंक दिया, प्लास्टिक की बोतल जंगल में छोड़ दी। इसमें सूरज की रोशनी गुजरती है तो वो भी ज्वलनशील हो सकती है। पहले भी लोग ऐसी गलतियां करते थे, लेकिन जंगल में नमी होती थी तो आग इतनी ज्यादा नहीं फैलती थी। पर अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश कम हो रही है, इसलिए छोटी सी गलती भयंकर आग का रूप ले लेती है। यानी एक तरफ प्रकृति ने हालात ऐसे बना दिए कि जंगल बारूद की तरह हो गया और दूसरी तरफ इंसान की लापरवाही चिंगारी बन गई। दोनों मिलकर उत्तराखंड के जंगलों को जला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पर लगी आग को बुझाने की कोशिश नहीं होती, लेकिन पहाड़ी इलाकों में आग पर काबू बेहद मुश्किल काम है। वैसे भी हम लोग कहते हैं ना, कोई बात जल्दी फैल जाए तो हम कहते हैं जंगल की आग की तरह फैल गई, तो जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है। अब दिक्कतों की बात करें तो पहली दिक्कत, वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर तो सड़कें ही नहीं हैं, जो हैं वो इतनी सकरी और टेढ़ी मेढ़ी है कि बड़ी गाड़ियां जा नहीं सकती। अब सोचिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे जाएगी। वन अधिकारी बताते हैं कि जहां आग लगी होती है वहां सीधी खड़ी चट्टानें हैं, पत्थर लगातार गिर रहे होते हैं, ऊंचाई इतनी है कि चढ़ना खतरनाक है। मतलब वन विभाग के लोग वहां तक पहुंचने में जान जोखिम में डालते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि टीम आधे रास्ते तक पहुंची और वापस लौटना पड़ा क्योंकि आगे जाना नामुमकिन था। दूसरी परेशानी, आग बुझाने के लिए पानी कहां से लाएं। मान लीजिए किसी तरह टीम वहां पहुंच भी गई, अब सवाल है आग बुझाएं कैसे। पानी चाहिए, पर पहाड़ों की ऊंचाई पर पानी कहां से मिलेगा। नीचे नदियां झरने हैं, पर वहां से इतनी ऊपर पानी ले जाना कैसे संभव है। बाल्टी बाल्टी करके तो ले जा नहीं सकते, इतनी बड़ी आग है। इसलिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, वो पानी भरकर ऊपर से डालता है। लेकिन अगर मौसम खराब हो, धुआं बहुत हो या बादल छाए हो तो हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं सकता। और वैसे भी ये तरीका बहुत महंगा भी है, हर जगह हर बार हेलीकॉप्टर नहीं भेजा जा सकता। तीसरी मुश्किल, कम संसाधन और कम लोग। उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े जंगल हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए जितने लोग चाहिए उतने नहीं हैं। जितने उपकरण चाहिए वो भी पूरे नहीं हैं। वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, गांव में कमेटियां बना रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, घटने का नाम नहीं ले रही। मतलब प्रयास हो रहे हैं, पर वो काफी नहीं है। बजट कम है, लोग कम है और उपकरण भी कम है। इसलिए आखिरी उम्मीद स्थानीय लोग ही हैं, जो सबसे पहले आग बुझाने पहुंचते हैं। वो अपने हाथों में कुदाल फावड़े लेकर जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर आग से लड़ते हैं, क्योंकि उनका जंगल है, उनकी जिंदगी है। अभी 13 जनवरी को वन विभाग की टीम भी स्थानीय लोगों की मदद से ही उन इलाकों तक पहुंच पाई जहां आग लगी थी, क्योंकि स्थानीय लोग जानते हैं कि कौन से रास्ते सुरक्षित हैं, कहां से जाना है। अच्छा, अब ये समझिए कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कितना खास है जिसमें ये आग लगी और इस आग से क्या नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड के 3 जिलों चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में फैला ये कोई साधारण जंगल नहीं है। नंदा देवी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी पूरी दुनिया में इसकी अहमियत मानी जाती है। ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। यहाँ वो जानवर रहते हैं जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलते हैं। हिम तेंदुआ, जिसे देखना भी बड़े भाग्य की बात, कस्तूरी मृग, भरल यानी हिमालयन ब्लू शीप और न जाने कितने दुर्लभ पक्षी। यहाँ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो औषधि के काम आते हैं। पहाड़ के लोग बीमार पड़ते हैं तो इन्हीं जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। सैकड़ों साल पुराने पेड़ यहाँ खड़े हैं। अब सोचिए, जब इस इलाके में आग लगती है तो क्या होता है। सिर्फ पेड़ नहीं जलते, पूरा घर तबाह हो जाता है। जानवरों का घर, पक्षियों का घर, उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है। लेकिन हिम तेंदुए जैसे जानवर अपने खास इलाके में ही रहते हैं, उनके लिए कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। एक बड़ी बात यह भी है कि एक बार जब सब तबाह हो जाता है तो इसे वापस बनने में 5 से 10 साल या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। पेड़ों को बड़ा होने में समय लगता है, जानवरों की संख्या बढ़ने में समय लगता है। पूरा इकोसिस्टम जिसमें पेड़, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे संतुलित होने में सालों लग जाते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एक अनमोल खजाना है। इसे बचाना सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। इसलिए उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने फौरन अधिकारियों को तलब किया और आग लगने के कारणों का पता लगाने को कहा है। अच्छी बात है कि सरकार इसे गंभीरता से ले रही है, लेकिन सवाल यह है कि जांच के बाद क्या होगा और आग लगने के बाद क्यों सब जागते हैं।
जांच होगी, क्या सिर्फ रिपोर्ट बनेगी या असल में कुछ बदलेगा? अगर हम पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। उत्तराखंड में नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच 21,033 आग लगने की घटनाएं हुई थी, जबकि 2022-23 में इसी पीरियड में सिर्फ 5,351 मामले थे। हालांकि ये भी सिर्फ नहीं है, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए सिर्फ बोल रहे हैं। एक साल में 74% का इजाफा। आग लगने से सिर्फ अभी नहीं बल्कि लंबे समय तक नुकसान होता है। एक पेड़ को जलने में कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन उसी पेड़ को बड़ा होने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। तो जो आज जल गया वो अगले 20 से 30 साल तक वापस नहीं आएगा, और हो सकता है वो कभी वापस ना आए। मिट्टी की ऊपरी परत भी जल जाती है, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। मिट्टी बिल्कुल कमजोर हो जाती है, फिर उसमें नए पौधे उगना मुश्किल हो जाता है। जैसे खेत में अगर खाद ना डालें तो फसल नहीं होती, वैसे ही जंगल बारिश के पानी को सोख लेते हैं। वो पानी धीरे धीरे जमीन में जाता है और भूजल बनता है। झरने गिरते हैं, नदियां बहती हैं। लेकिन जब जंगल नहीं रहेगा तो बारिश का पानी सीधे बह जाएगा, भूजल का स्तर गिर जाएगा, झरने सूख सकते हैं और फिर पीने के पानी की समस्या होगी। जब जंगल जलता है तो कितना धुआं निकलता है। वो धुआं और राख हवा में घुल जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। इन्हें सांस में लेने से फेफड़ों में दिक्कत होती है, सांस की बीमारियां बढ़ती हैं। आपको लग रहा होगा मैं आपको बहुत डरा रही हूँ, लेकिन अब सबसे डरावनी बात सुनिए। पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जब पेड़ जलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, यानी धरती गर्म होती है। और जब धरती गर्म होती है तो बारिश कम होती है, बर्फ नहीं गिरती, मौसम सूखा रहता है, और यही जंगल में आग लगने का सबसे बड़ा कारण होता है। मतलब ये पूरा एक सर्कल है। आग लगी, पेड़ जले, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, धरती गर्म हुई, बारिश कम हुई, जंगल और सूख गया, फिर से आग लगी। ये चक्र बार बार घूमता रहता है। इसे विशियस साइकिल कहते हैं। एक ऐसा चक्कर जो खुद को और खराब करता जाता है। तो अब इस समस्या का हल क्या है? तो देखिए, किसी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो घुमाई और सब ठीक हो गया। कई चीजें मिलकर करनी होंगी। सबसे पहले तो लोगों को बताना होगा कि जंगल में आग लगना कितना खतरनाक होता है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए, गांव में सभाएं हों, शहरों में भी जागरूकता अभियान चले। असली हीरो हैं गांव के लोग, वही सबसे पहले आग बुझाने पहुंचते हैं। तो उन्हें ठीक से ट्रेनिंग दी जाए, उपकरण दिए जाएं। हर गांव में फॉरेस्ट फायर सेफ्टी कमेटियां बनाई जाएं। स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि उन्हें अपने इलाके की सबसे ज्यादा जानकारी है। वन पंचायतों को मजबूत बनाया जाए। सैटेलाइट से तो देख ही रहे हैं, लेकिन ड्रोन भी उड़ाए जा सकते हैं जो दुर्गम इलाकों में जाकर देख सकें कि आग कहां लगी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाए, यानी ऐसा सिस्टम जो पहले से ही अलर्ट कर दे कि फला जगह खतरनाक आग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पता लगाया जाए कि किस इलाके में आग लगने की संभावना ज्यादा है। आग लगने का बड़ा कारण चीड़ के पत्ते हैं, तो इन्हें नियमित रूप से हटाया जाए, और सिर्फ हटाकर फेंकना नहीं बल्कि इनका इस्तेमाल करना। इनसे बायोफ्यूल बन सकता है, यानी ईंधन, खाद भी बन सकती है। इससे गांव वालों को रोजगार भी मिलेगा और आग का खतरा भी कम होगा। फायर ब्रेक्स, यानी ऐसी पट्टियां जहां कोई पेड़ ना हो, बस खाली जमीन हो, जैसे सड़क के बीच में डिवाइडर होता है वैसा। जब आग आएगी तो उस खाली जगह पर रुक जाएगी, फैलेगी नहीं, क्योंकि आगे जलने के लिए उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये फायर ब्रेक सही जगहों पर बनाने होंगे, खासकर जहां आग लगने का खतरा ज्यादा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जागरूकता, तकनीक का इस्तेमाल, स्थानीय लोगों को ताकत, चीड़ के पत्तों का सही इस्तेमाल, फायर ब्रेक्स और बजट, ये सब मिलकर करना होगा, क्योंकि एक भी छूटा तो काम नहीं चलेगा। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन लड़नी तो होगी, अपने जंगलों को, अपने पहाड़ों को बचाने के लिए। अगर ये जंगल नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। सेंटिनल-2 से मिली तस्वीरें झकझोर रही हैं। अंतरिक्ष से दिख रही आग की लपटें बता रही हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है, हम बदलाव ला सकते हैं। जरूरत है संकल्प की, मिलकर काम करने की। हर छोटा कदम मायने रखता है। एक पेड़ लगाना, सावधानी बरतना, दूसरों को जागरूक करना, ये सब मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और सरकार को और प्रशासन को तो ज्यादा अलर्ट होना ही होगा। क्या हम अपनी देवभूमि को बचा पाएंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हरे भरे जंगल देख पाएंगी? क्या हम जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? जवाब और कहीं नहीं, हमारे हाथों में है। आज के हमारे फैसले, आज की हमारी कोशिशें तय करेंगी कि कल का उत्तराखंड, कल का हिमाचल कैसा होगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, या कोई सुझाव अगर हो तो हमें लिखकर जरूर भेजें।